MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से और आपके साथ मैं हूं विवेक। हमारे दो सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। संबल से जतिन हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि अनाया जयपुर से मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जो पहली खबर है वो वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। सवाल इस बात को लेकर है, क्या ट्रंप ने पूरी तरीके से मादुरो को ट्रैप कर लिया? क्या वेनेजुएला पूरी तरीके से अमेरिका के ट्रैप में फंस चुका है? और क्या आगे अगला नंबर ईरान का होने वाला है? क्योंकि तेल के खेल में जो आएगा अमेरिका के सामने वो उसका विनाश तय है। अब कहा जा रहा है कि एक बैठक होगी और बाकी जो देश है इसका समर्थन कर रहे हैं। भारत ने भी इस पर अपना एंगल दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया की नजर सिर्फ वेनेजुएला पर टिकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका मादुरो को छोड़ेगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे ही रखेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन ट्रंप की दादागिरी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वेनेजुएला में लोकतंत्र वापस आएगा? दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का मालिक अब कौन होगा? और क्या मादुरो का युग ट्रंप ने समाप्त कर दिया है? We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. अमेरिका के ऑपरेशन ने वेनेजुएला की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी है। सवाल वेनेजुएला की संभावित सरकार और तेल भंडार को लेकर भी खड़े हैं। इंटरनेशनल बिरादरी का मानना है कि अमेरिका एक ऐसी टीम तैयार कर रहा है जो वेनेजुएला के शासन की निगरानी करेगी। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की बड़ी भूमिका रहने वाली है। वेनेजुएला का भविष्य उसके तेल भंडारों से जुड़ा है, इसलिए ट्रंप का मुख्य उद्देश्य वहां के तेल बुनियादी ढांचे को ठीक करना है। इसके लिए वेनेजुएला में अमेरिका की शेवरॉन जैसी बड़ी कंपनियां निवेश और उत्पादन बढ़ा सकती हैं और वेनेजुएला के तेल से होने वाली कमाई को वेनेजुएला के पुनर्निर्माण पर खर्च किया जा सकता है। साथ ही वेनेजुएला के ड्रग सिंडिकेट को भी पूरी तरह खत्म करने की तैयारी ट्रंप ने कर ली है। Many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. And you all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs that inflicted untold suffering and human destruction all over the country, all over in particular the United States. दावा किया जा रहा है कि ड्रग्स तस्करी को ढाल बनाकर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा कर लिया है। दरअसल कच्चे तेल भंडार मामले में वेनेजुएला टॉप पर है। वेनेजुएला के पास 310 बिलियन बैरल तेल है, तो वहीं दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है जिसके पास 267 बिलियन बैरल तेल का रिजर्व है। तीसरे नंबर पर ईरान है जिसके पास 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि कच्चे तेल के भंडारों पर कब्जे की लालसा ट्रंप को ईरान पर भी सैन्य ऑपरेशन छेड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। वेनेजुएला पर हमले से एक दिन पहले यानी 2 जनवरी 2026 को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सीधी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने लिखा था, यदि ईरानी सरकार अपने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करती है तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए लिखा था कि अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड यानी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। If they will continue with the missiles, yes, the nuclear, fast. ड्रग्स तस्करी के बहाने ट्रंप ने वेनेजुएला को अस्थिर कर दिया
तो क्या प्रदर्शनकारियों के बहाने ईरान को भी ट्रंप सबक सिखाने वाले हैं? इस बीच लगे हाथों यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप को पुतिन को किडनैप करने की सलाह दे डाली। Пронесел, но я тут відреагувати. Ну, що я можу сказати? Якщо можна, так, з диктаторами ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद काराकस के मिराफ्लोरेस पैलेस में सन्नाटा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आदेश जारी कर उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, क्योंकि अंतरिम राष्ट्रपति बनते ही डेल्सी रॉड्रिग्स ने ट्रंप को तेवर दिखा दिए हैं। Desde este exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar. गिरफ्तारी के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। इस डिटेंशन सेंटर में हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। मादुरो और उनकी पत्नी पर अब नार्को टेररिज्म से जुड़े अपराध में केस चलाया जाएगा। ट्रंप के कदम की कुछ देश निंदा कर रहे हैं तो कुछ देश समर्थन, लेकिन सवाल वेनेजुएला की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था का है। आखिर वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा? क्या ट्रंप ही वेनेजुएला के नए मालिक होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल इस बात को लेकर है कि वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा और अगला नंबर क्या ईरान का होने वाला। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अमेरिका की चाहत क्या है? एक साथ वो बाकी देश जो इस पूरी कार्रवाई को अलग ही तरीके से देख रहे हैं, उनकी मांग है कि बातचीत होनी चाहिए, एक टेबल पर बातचीत होनी चाहिए। अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। जो बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। फिर सवाल है कि जिस तरीके से हिंदुओं को चिन्हित कर मारा जा रहा, पीटा जा रहा, जलाया जा रहा, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई ठोस प्लानिंग है? ये बता रही है पूरी खबर इनसाइड स्टोरी अनाया। बिल्कुल विवेक, देखिए आज जयपुर में हमारी मौजूदगी है और यहाँ ग्राउंड जीरो से दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। पहले दीपू चंद्र दास की हत्या की गई और उसके बाद अब दवा व्यापारी खाकन दास की भी हत्या की गई है, जलाकर उसी तरह से हत्या की गई है। बांग्लादेश में अगले ही महीने चुनाव है, आपको बता दें, और इसी बीच बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेताओं ने हिंदुओं को पोलराइजेशन के भट्टी में झुलसाने का पूरा प्लान बना लिया है। आखिरकार क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं की कब्र कहाँ बनी है? क्यों बांग्लादेश में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी हिंदुओं को धमकी दे रही है? ये तमाम सवाल के जवाब जानने के लिए आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट को। कट्टरपंथियों के मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार बदस्तूर जारी है। कट्टरपंथियों की ब्रिगेड हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार रही है। 18 दिसंबर 2025 को एक फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाकर मार दिया गया। तो 24 दिसंबर 2025 को कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू अमृत मंडल की पीट कर हत्या कर दी। 3 जनवरी 2026 को दवा व्यापारी खोकन दास को पहले पीटकर घायल किया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दवा व्यापारी खोकन दास बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में जिंदा जलाए गए थे। इलाज के दौरान खोकन दास की मौत हो गई। पिछले 2 हफ्तों में हिंदुओं पर यह चौथा बड़ा हमला है। बांग्लादेश में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुल्क के कट्टरपंथी और जिहादी नेता भीड़ को उकसा रहे हैं। हिंदुओं के नरसंहार के लिए तकरीरें की जा रही हैं। ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कैंडिडेट एस जिन्ना कबीर है। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने ऐसे जिन्ना कबीर को संसदीय चुनाव के लिए मानिकगंज 1 से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन ऐसे जिन्ना कबीर की भाषा और विचार उस जिन्ना से मिलते हैं जो अब पाकिस्तान के कब्रिस्तान की मिट्टी में मिल चुका है। सुनिए। আগামীতে যদি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আপনারা যদি বিএনপিকে এই দেশ পরিচালনার সুযোগ না দেন, আপনারা কেউ এই বাংলার মাটিতে বসবাস করতে পারবেন না। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के लिए हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं।
इसलिए बांग्लादेश में चुनाव में भी हिंदुओं के बड़े नरसंहार की आशंका जताई जा रही है। शेख हसीना के हटने और देश से भागने के बाद बांग्लादेश में पहला संसदीय चुनाव होने जा रहा है। संसदीय चुनाव के लिए 12 फरवरी 2026 को वोटिंग होगी। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में हिंदू निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस बार हिंदुओं में खौफ है, दहशत है और मौत का साया हर वक्त हिंदुओं के सिर पर मंडरा रहा है। बांग्लादेश की संसद, जिसे जातीय संसद कहा जाता है, उसमें कुल 350 सीटें हैं। 350 में से 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू निर्णायक भूमिका निभाते हैं, मतलब जीत हार तय करते हैं। लेकिन इस बार कई सीटों पर हिंदू उम्मीदवार डर और कट्टरपंथियों के दबाव के कारण नामांकन नहीं कर पाए हैं। अत्यंत निंदनीय है। मैं पूछना चाहता हूँ, संयुक्त मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त मानवाधिकार की ऐसे बीएनपी के जो है प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बांग्लादेश में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये मानवाधिकार का हनन है। बड़ा ही शर्मनाक बयान है। इस तरह का बयान देना गैर सामाजिक भी है, गैर इस्लामिक भी है। वोट इंसान का अपना अधिकार होता है, वो अपनी इच्छा स्वेच्छा से जिस पार्टी को चाहे, जिसको चाहे वोट दे। किसी को ये अधिकार नहीं होता लोकतांत्रिक देश में कि वो किसी आदमी को ये कहे कि अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। यूनुस सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हमारी सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश का चुनाव जीतने के लिए बीएनपी खुद को उदारवादी पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीएनपी का जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के साथ गठबंधन रहा है। इसलिए डर ये है कि अगर बीएनपी बांग्लादेश की सत्ता में आई तो हिंदुओं का कत्लेआम यूं ही जारी रहेगा। बांग्लादेश में यह पहली बार नहीं है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा हो। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदू महिलाओं को भी जबरन बुर्का और हिजाब पहनाने की धमकी दे चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि बीएनपी के नेता हिंदुओं के खिलाफ भाषणबाजी कर क्या कट्टरपंथियों को नया टारगेट दे रहे हैं? क्या बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के बाद हिंदुओं पर अब सबसे बड़े हमले शुरू हो जाएंगे? क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एजेंडा बांग्लादेश से हिंदुओं का खात्मा ही है? बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है तभी से वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13 से 14% थी, यानी बांग्लादेश में करीब 90 लाख से 1 करोड़ तक हिंदू थे। लेकिन 2026 आते आते बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटकर 7 से 8% रह गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटने के जिम्मेदार ऐसे जिन्ना कबीर जैसे कट्टरपंथी हैं, जो पिछले 55 साल से हिंदुओं का धार्मिक उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटते घटते 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा खोजे गए अंक तक पहुंच जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता का विषय है और इसे लेकर कारगर उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन अत्याचार जो है हिंदुओं पर लगातार जारी है। टारगेट किलिंग जारी है, महिलाओं का शोषण जारी है और खासकर वैसे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी पैठ वहां पर काफी मजबूत है। ऐसे में अब बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। इधर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संभल, जिसे संभालने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, कब्जा धारकों को किस तरीके से अब टाइट किया जा रहा है, ये पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी जतिन। बिल्कुल विवेक, इस वक्त मैं उसी संभल में मौजूद हूं जो कि आज योगी सरकार ने एक नई नजीर इसी संभल में पेश की है। दरअसल 3 अलग अलग जगहों पर आज बुलडोजर एक्शन किया गया। सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा, जो दुकानें बनी थी उसको जमींदोज किया गया, लेकिन उसी जमीन पर आज ऑन द स्पॉट फैसला भी किया गया। ये फैसला ऐसा था कि एक तरफ अतिक्रमण हटाया गया और उसी जमीन पर 20 गरीब परिवारों को जमीन आवंटित भी कर दी गई। शायद ये पहला ऐसा मामला था, एक ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश बना जिसमें ऑन द स्पॉट इंसाफ भी किया गया। 3 जगहों पर कैसे बुलडोजर चला, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है ताकि कैसे अतिक्रमण हटाया गया और कैसे ऑन द स्पॉट फैसला किया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए, आप बेहतर समझ पाएंगे।
संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में बाबा का बुलडोजर पहुंचा तो कब्जाधारियों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ये मदरसे की जमीन आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसको पूरे तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है। यूपी में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। प्रशासन अवैध कब्जों को चिन्हित कर कब्जाधारियों से जमीनों को मुक्त करा रहा है। अतिक्रमण को हटाने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है और आप देखेंगे एक भव्य मस्जिद कह लीजिए, उसको कहना गलत नहीं होगा। आसपास तमाम जो रिहायशी इलाके हैं उनसे बिल्कुल कोने पे ये मस्जिद बनी हुई थी। ये तस्वीरें संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में बनी अवैध मदीना मस्जिद की है। मस्जिद तो अब नहीं रही, लेकिन अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले जो हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या विस्तारवादी मानसिकता का पतन यूपी में शुरू हो गया है। दरअसल बाबा के बुलडोजर पहुंचने भर की आहट से ही सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव के कब्जाधारियों को पूरी रात नींद नहीं आई। कब्जाधारी पूरी रात अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए खुद ही हथौड़े चलाते रहे। गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन पर यह अवैध मस्जिद बनी थी। कब्जाधारियों ने पूरी अवैध मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया था, इसलिए बाबा का बुलडोजर संभल पहुंचा और कब्जाधारियों के मंसूबों और अवैध मस्जिद दोनों को जमींदोज कर दिया। ये दरअसल राणा बुजुर्ग इलाका है और तकरीबन आप मान लीजिए 8 किलोमीटर के अंदर ये तीसरी ऐसी लोकेशन है जहां पर सरकारी जमीन पर ये जो मस्जिद है आप देख रहे हैं और ये तैयार कर दी गई थी। और किस तरीके से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है वो तस्वीरों के जरिए आप समझ भी पाएंगे कि पीछे की तरफ से जो 2 बुलडोजर है वो काम कर रहे हैं और 2 बुलडोजर आगे की तरफ से काम कर रहे हैं। अगर विजय विकास आए तो आपको नजदीक से तस्वीर दिखाऊंगा कि तकरीबन 15 साल पहले ये इस मस्जिद को बना दिया गया था। हालांकि 2 अक्टूबर को प्रशासन ने बोला था कि आप इस अतिक्रमण को हटा ले। दिखावे के लिए लोगों ने जो बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये खुद से तोड़ा, लेकिन उसके बाद जब प्रशासन थोड़ा ढीला हुआ तो अंदर जो मस्जिद है उसको नहीं तोड़ा गया। और यही कारण है कि आज जब प्रशासन बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुंचा तो ये फ्रंट गेट की आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखेंगे तकरीबन 30 फीट से ज्यादा ऊंचा ये दरवाजा आपको नजर आएगा। उसको तोड़ने का जो काम है और 2 बुलडोजर आगे से 2 पीछे से काम कर रहे हैं। कब्जाधारियों ने करीब 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर मस्जिद, मदरसा और दुकानें बना ली थी। शायद कब्जाधारियों में प्रशासन का उस वक्त कोई डर नहीं था क्योंकि सूबे में सरकार बाबा की नहीं थी। ये प्रेजेंट भी हुए थे कोर्ट में और ये गुड़ दोषों के आधार पर कोर्ट ने बेदखली का आदेश किया था। उसके बाद हमारी टीम आई थी 2 अक्टूबर को लगभग 2 अक्टूबर को आई थी। तो इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था और इस बीच में इन्होंने एक रिट भी डाली थी जो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से खारिज भी हो गई है। तो अब हम ये पूरी बेदखली के लिए आए हैं। संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में अतिक्रमण का ये सिलसिला 20 साल पहले शुरू हुआ था। दरअसल चकबंदी प्रक्रिया के तहत साल 2000 में गांव के गरीब परिवारों को आवास के लिए इस जमीन को सुरक्षित किया गया था, लेकिन साल 2005 के बाद इस जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और कब्जाधारियों पर 8 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगा दिया, लेकिन अवैध मस्जिद में कब्जाधारी वजू करते रहे। प्रशासन का डर होना चाहिए। अगर गलत कार्रवाई आप कर रहे हैं तो आपके अंदर इसका डर होना चाहिए कि आप अवैध कब्जा करने वालों के साथ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के गरीब लोगों के हक अगर कोई मारेगा तो उसके साथ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। कब सर ये अतिक्रमण हुआ कब? क्योंकि मैं कुछ पढ़ रहा था कि 2005 में यहाँ पे मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाता है। तो आपके रिकॉर्ड्स में क्या, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या बता रही है कि कब यहाँ पर अतिक्रमण मस्जिद, मदीना मस्जिद जो है वो खड़ी कर दी गई? अतिक्रमण की कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता। रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह भूमि ग्रामीणों के, गरीब ग्रामीणों को आवास के आवंटन के लिए सुरक्षित लैंड है और जिस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था और मेरे न्यायालय से बेदखली का आदेश भी हुआ था, परंतु उसकी कंप्लायंस इन लोगों के द्वारा नहीं की जा रही थी, इसलिए आज इसकी प्रशासनिक कार्रवाई की जानी थी। कब्जा छुटाने के बाद अब इस जमीन का सही इस्तेमाल होगा। योगी प्रशासन ने जमीन 20 परिवारों को आवंटित कर दी है। सबसे बड़ी बात, संभल के लोग स्वयं जागरूक हो रहे हैं और उनके द्वारा जो अतिक्रमित भूमि है उस पर वो स्वयं कब्जा हटा रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के भी पात्र हैं। और दूसरा, 1339 वर्ग मीटर भूमि थी, लंबे समय से कब्जा था, जो निर्धनतम परिवारों
की आबादी हेतु आरक्षित भूमि थी। तो आज कुल 20 परिवारों को यहाँ कब्जा दिया गया है और वो सभी प्रसन्न थे। अभी तो एक तो बोल के गए कि सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे पास मकान ही नहीं था और हम चाहते भी थे यहाँ पे लोगों को मकान मिले, लेकिन हमारे पास सरकारी भूमि नहीं थी। जब हमने जांच कराई तो पता चला कि यहाँ पे उस सरकारी भूमि के ऊपर मस्जिद और मदरसा और कुछ कमर्शियल शॉप्स बनाई गई हैं। तो ये तो मस्जिद स्वयं मस्जिद कमेटी के सदस्यों के द्वारा कल रात तक अपने आप ही पूरी ध्वस्त कर ली गई और शेष जो है उसकी कार्रवाई अभी की जाएगी। प्रशासन की कार्रवाई से लोग भी खुश हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जहां अतिक्रमण हटा वहीं गरीब लोगों को आवास का आवंटन पत्र भी दे दिया गया। क्या नाम है आपका? अमित। खुशी दिख रही है चेहरे? जी खुशी दिख रही है सर। घर मिल गया, ये सपना था आप लोगों का? जी सपना तो था, लेकिन पता नहीं था हमें मिल जाएगा। लगा था कि अतिक्रमण हट के आपको घर मिलेगा? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था। अब जब हमें पता लगा कि यहाँ पे सरकारी ग्राम समाज पे मस्जिद बनी हुई है, जब शासन द्वारा हम आदेश आया कि आपको पट्टा मिलेगा, हमें बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अवैध कब्जों और भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। साल 2017 से अब तक कुल 64,000 एकड़ से ज्यादा जमीन भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है। योगी की एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स हर जिले में कब्जाधारियों के इरादों को कुचल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे देश भर से कोने कोने से लव जिहाद का मामला सामने आता है। यह सभी के लिए चिंता का विषय है और पूरे भारत में हर अभिभावक, हर हिंदू अभिभावक खासकर, वो चिंताग्रस्त है इस बात को लेकर कि आगे क्या होगा। उनके परिवार में भी बच्चे हैं। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक उपाय सुझाया है। वो उपाय है कि परिवार में संवाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार में संवाद होता रहेगा तो लव जिहादियों को करारा झटका मिल सकता है। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश के सामने आ रहे लव जिहाद के मामले को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने परिवारों में बच्चों के साथ संवाद की परंपरा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान मोहन भागवत ने लव जिहाद जैसे कैंसर पर बड़ी बात कही। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। यानी बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, पारिवारिक संवाद को मजबूत करना और आदिवासी समुदायों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए जरूरी है। मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं समाज को सशक्त बनाती हैं। जो हमारा अपना तरीका है वो अभी दिखता नहीं कहीं। तो पुरुषों को ये बताना आवश्यक है कि जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए घर में बंद रखना पड़ता था या भागदौड़ के जीवन में घर में बच्चों का वगैरह ध्यान रखो, बाकी सब हम संभालते हैं, ऐसा जो तरीका था वो अब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परिस्थिति रही नहीं। संघ प्रमुख ने कहा, अब वो जमाना चला गया जब महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर घरों में बंद रखा जाता था। आज समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर जागरूकता, आत्मविश्वास और मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। यानी बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती। संघ प्रमुख की चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
यूपी में धर्म परिवर्तन कानून लागू होने के बाद 1600 से ज्यादा लव जिहाद के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा मामले लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अपने परिश्रम से पूरे विश्व में अपनी सफलता का डंका बजा देने वाले बिहार और बिहारियों को सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन इस बार एक संस्कार और आस्था का अध्याय भी जुड़ने जा रहा है। एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है जो भव्य होगा, अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं इस बार बिहार में नया क्या होने वाला है। छठ पूजा से लोक आस्था का अद्भुत उदाहरण पेश करने वाले बिहार में एक शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। इस शिवलिंग का निर्माण बिहार की धरती से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर किया गया है। वहां से इसे बिहार लाया जा चुका है और अब इसकी स्थापना की तैयारी है। ये शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी लंबाई 33 फीट और वजन 210 मीट्रिक टन है। दुनिया के इस सबसे बड़े शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। तमिलनाडु से यह शिवलिंग बिहार पहुंच चुका है। बिहार में इसका जगह जगह स्वागत किया गया। जहां भी शिवलिंग ला रहा वाहन रुका, वहां पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस शिवलिंग की स्थापना बिहार की धरती पर पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड स्थित विराट रामायण मंदिर में की जाएगी। 17 जनवरी को शिवलिंग की स्थापना की तारीख तय हुई है। इस शिवलिंग की स्थापना के साथ बिहार के इतिहास में एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। और एक और मिनट की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और 1 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हरिद्वार की रुड़की में किस तरीके से एक नशेबाज युवक ने चारों तरफ माहौल को बिल्कुल बिगाड़ सा दिया। आम लोग उसे देखते रह गए, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उस युवक पर काबू पाया। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर है हरिद्वार के रुड़की के रामनगर की, जहां नशे में धुत युवकों ने बीच सड़क पर जमकर गुंडागर्दी की। मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते जंग के मैदान में बदल गया। नशे में धुत कुछ युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा, एक ने बाल खींचकर घूंसे बरसाए, दूसरे ने थप्पड़ चलाया और एक ने हेलमेट से युवक के सर पर अनगिनत वार किए। आसपास के लोग तमाशबीन बने युवकों की गुंडागर्दी देखते रहे। एक युवक ने बीच बचाव की कोशिश की तो नशे में धुत युवकों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पीड़ित युवक ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने युवक को घेर कर जमकर पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का वीडियो पुलिस के हाथ लगा तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए इलाके में गश्त बढ़ाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों ने प्रदर्शन और हंगामे की चेतावनी दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे सहयोगी अनाया और जतिन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 बड़ी खबरें उन्होंने बताई, उसकी रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH